क्योंकि दो सेक्टर के बारे में हम स्कैन कर चुके हैं, अब दोनों की मैनेजमेंट से बारी है जानने की कि वो क्या सोचते हैं। डीएलएफ के मैनेजमेंट के तौर पर मिस्टर राजीव तलवार हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही केआरबिएल के मिस्टर अनिल मित्तल हैं। पहले डीएलएफ से जानते हैं कि रियल एस्टेट सेगमेंट को लेकर उनकी योजना इस समय क्या है और बजट से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। सर पहले तो शुक्रिया जी बिज़नेस को समय देने के लिए। इस बार आपके सेक्टर पे एक्चुअली हमेशा उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है और इस बार तो कहीं और ज़्यादा है, क्योंकि सरकार की भी अपनी योजना है कि 2022 तक सबको घर मिले। और सर ये तो आपको पता है नेसेसिटी वाला इशू है, इसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना है बिल्डर करना चाहेगा ना ही सरकार, लोगों को भी ज़रूरत है इसकी। अब इस बार के बजट में हम उम्मीद क्या करें, क्योंकि उम्मीदों की विश लिस्ट हमेशा से बढ़ती ही रही है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि विश लिस्ट बढ़ती रही है और ये एक सेक्टर है जिसमें सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग हाउसिंग फॉर ऑल देंगे 2022 तक। अगर ये सपना सच्चा होना है तो पहली चीज ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो कि 60 स्क्वायर मीटर वर्ग तक के घर हैं उनको कारपेट एरिया डिक्लेयर किया जाए और 3 साल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है कि उनके जितने निवेश करने के बाद जितना प्रॉफिट होता है वो फिर से पुनर्निवेश हो सके, तो उसको एक अच्छा समय मिलेगा। क्योंकि 60 स्क्वायर वर्ग के जो कारपेट एरिया के घर हैं वो करीबन 100 स्क्वायर मीटर वर्ग के सुपर एरिया होते हैं, तो इसमें एक पूरे परिवार को रहने का अवसर मिल सकता है और यही सबसे अधिक डिमांड है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो पिछले वर्ष वित्त मंत्री साहब ने दिया था ये प्रोविजन कि 60 स्क्वायर मीटर वर्ग तक अफोर्डेबल हाउसिंग को री इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी मिलेगी बाय डिक्लेयरिंग इट एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, वो 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया हो। दूसरी चीज कि जो टियर 1, 2, 3, 4 के शहर हैं उनमें यही 1500 स्क्वायर फुट का सुपर एरिया माना जाए या 1000 स्क्वायर फुट का घर माना जाए, क्योंकि उन जगहों पे जमीनें सस्ती हैं, वहां पे परिवार के सदस्य और अधिक रह सकते हैं, तो उनको अफोर्डेबल हाउसिंग माना जाए। नंबर 2 जो हम लोग चाहते हैं कि एक स्ट्रेस्ड एसेट्स का फंड जनरेट किया जाए कि अभी तक पिछले दशक में जितने भी खरीदारों ने घर लिया है और उसके पैसे दिए हैं और वो घर डिलीवर नहीं हुए हैं, उस जितने भी प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए हैं और स्ट्रेस्ड हैं उनको फिर से एक किक स्टार्ट मिले। अगर पूरी कॉस्ट प्रोजेक्ट की जो भी है उसको 10-15% एक फंड के थ्रू ऋण मिले, लोन मिले और वो इंटरेस्ट के साथ रीपे करें, तो जो ये कंस्ट्रक्शन साइकिल है वो फिर से आरंभ हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि अटके हुए हैं और जो चल भी नहीं रहे हैं। ठीक है। हमारा ये मानना है कि एनडीए 1 में सरकार में 60 मिलियन नौकरियां उत्पन्न हुई थी इस क्षेत्र में। हाँ जी। हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट। इस बारी भी एनडीए 2 में यही माना गया है कि 1 मिलियन जॉब्स हर महीने क्रिएट की जाए। ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख नौकरियां। अगर ये भी सत्य होना है तो यही एक क्षेत्र है जो आपने ठीक फरमाया कि जिसका बहुत महत्व है, क्योंकि इससे जीडीपी को ही बढ़ावा नहीं मिलता, इससे नौकरियों को भी बहुत बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल मिस्टर तलवार, आप तीसरी चीज मांगने के लिए तो बहुत है। जी प्लीज आप ही बोलिए। हाँ जी, मैं तीसरी बता दूं कि जी तीसरी चीज यह है कि अगर एक घर बेचने पर कुछ 5 वर्ष पूर्व एक प्रावधान किया गया था कि सिर्फ एक ही घर आप बदले में खरीद सकते हैं। हमारा यह कहना है कि एक घर बेचकर जो भी बड़ा हो उनको शायद ये एक मौका मिलता है कि अपने हर एक बच्चे के लिए 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो उनके लिए एक एक घर दिया जाए। तो इससे कंस्ट्रक्शन को भी बढ़ावा मिलता है और रियल एस्टेट को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो प्रावधान है जो 5 साल पूर्व बजट में किया गया था उसको हटाया जाए और जब कोई घर बेचे उसको अगले 5 से 7 वर्ष तक 2 या 3 घर लेने की अनुमति दी जाए। ठीक है। चौथी चीज ये है कि
हम लोग जब लोन लेते हैं तो पिछले वर्ष वित्त मंत्री साहब ने एक बहुत बढ़िया प्रावधान किया था कि अगर आप 50 लाख रुपए तक घर लेते हैं और उसमें 35 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको करीबन 2.5 लाख रुपया छूट दी जाएगी हर वर्ष। हम लोग ये चाहते हैं कि क्योंकि सुपर मेट्रोज और मेट्रोज में और अर्बन शहरों में ज़मीनें महंगी हैं और घर महंगे ज़्यादातर होते हैं, तो ये जो प्रावधान है वो बढ़ाकर अगर 5 लाख तक कर दिया जाए तो करीबन 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जो घर हैं उनको भी बहुत बढ़त मिलेगी। और जो नई पीढ़ी आ रही है नौकरियों में, और जैसे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि उनकी 80 करोड़ तक की संख्या है जो 35 वर्ष के नीचे हैं, तो उनको जो पहला घर खरीदने का मौका मिलेगा वो बहुत बढ़ जाएगा और उतनी ही नौकरियां बढ़ेंगी, उतना ही जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है सर। खैर, आपसे और भी मेरे को सवाल पूछने हैं, मैं अभी आपके पास आता हूँ वापस, लेकिन फूड प्रोसेसिंग एक दूसरा ऐसा सेक्टर है जिस पे इस बार बड़ा नोटिस किया जा रहा है। उस पर बातचीत करने के लिए केआरबिल की मैनेजमेंट मिस्टर अनिल मित्तल हमारे साथ हैं। मित्तल जी, पहले तो शुक्रिया जी बिज़नेस को समय देने के लिए। इस बार आपका सेक्टर स्टार परफॉर्मर सेक्टर रहा है 2016-17 के अंदर, और ऐसा लगता है कि शायद आगे भी परफॉर्मेंस जारी रहेगी क्योंकि सरकार चाहती है एक्सपोर्ट करे, सरकार चाहती है कि सिंप्लीफिकेशन हो। ये सिंप्लीफिकेशन वाला ही थीम आप बजट में भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जब वित्त मंत्री बोल रहे हो तो आप यही सुनना चाहेंगे, हाँ वित्त मंत्री थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री सिंगल विंडो की बात कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको राहत दे रहे हैं, ऐसे कुछ सुनना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा भी सुनना भी चाहते हैं। और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि वित्त मंत्री इस बारी हमारे को चावल वालों को 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन जरूर देंगे। ठीक है। क्योंकि बासमती चावल में सबसे ज्यादा जरूरत ये होती है कि हमें राइस की एजिंग करनी पड़ती है, उसको राइस को एज करने के लिए। तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ना, लिक्विडिटी, वो 1-1 साल 6-6 महीने चावल को एज करने में लगती है। तो कॉर्पोरेट्स को जो है ये सबवेंशन हटा लिया गया था। एनडीए 2 के टाइम में तो था, पर करंट गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर लिया था, जो कि अब उन्होंने हमारे को प्रॉमिस किया वित्त मंत्री ने कि आने वाले बजट में हमें 3% का सबवेंशन मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन असली राहत जो मिलने वाली है चावल को, और जो बहुत बड़ी राहत एक्सपोर्ट में भी है, वो है जीएसटी में। जीएसटी में हमें सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है वो होने वाला है कि एक तो कॉमन टैक्स लग जाएगा इन ऑल द स्टेट, जो डिफरेंशियल टैक्स है। ठीक है सर। और ऐसा सुनने में आया है कि राइस में, व्हीट में, इसमें 0 टैक्स के अंदर जीएसटी आ जाएगा, तो इट विल बी अ वेरी बिग रिलीफ। ठीक है। मैं सर आपसे भी एक बार आऊँगा वापस आपके पास सवाल पूछने के लिए, लेकिन मिस्टर तलवार भी हमारे साथ हैं जो कि रियल एस्टेट का व्यू रख रहे हैं। मिस्टर तलवार, एक चीज़ ठीक है, आपकी विश लिस्ट है, हम भी चाहते हैं कि सरकार इस पर थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन अभी की यथास्थिति भी मेरे को ज़रा समझाइए। अभी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही हैं? अनाउंसमेंट्स होती हैं, एग्जीक्यूशन में आपको ही पता, आपका सेक्टर ऐसा है कि एक दिन में चीज़ें खड़ी नहीं की जा सकती, समय बहुत लग जाता है, कई बार तो स्टेट टू स्टेट, सेंटर टू स्टेट, ये सब रूल्स में बड़ा फ़र्क आ जाता है। अभी की यथास्थिति यही है कि अफोर्डेबल सबसे ज़्यादा चलने वाला, बिकने वाला सेगमेंट है, और ये और बढ़ेगा अगर सरकार थोड़ी सी भी राहत दे देती है। आपके जो 4 मैंने विश लिस्ट सुनी है उसमें से सरकार अगर 2 या 3 पे भी काम कर ले तो मेरे को लगता है बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ। और मैं एक और इसमें आपसे एडिशन करना चाहूँगा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। अभी आपने देखा होगा कि 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम अनाउंस की है जो कि 9 लाख रुपए तक और 12 लाख रुपए तक घर हैं, उनमें कितनी सबवेंशन मिल सकती है, 4 और 3% रिस्पेक्टिवली। हम लोग ये चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी आ रही है सामने और जनसंख्या देखते हुए, अगर इसी को बढ़ाकर 20 लाख रुपए की लागत तक घर इंक्लूड कर लिए जाएं, तो इसमें बहुत बड़ी जनसंख्या कवर हो सकेगी और जितनी नवयुवक पीढ़ी है उनको घर खरीदने में बहुत सहूलियत मिलेगी। आपने देखा ही होगा कि ऐसे भी जो आरबीआई ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट्स डाउन आ रहे हैं, बैंकों ने भी कम किए हैं। हमें पूरी आशा है कि एक मैक्रो व्यू इकोनॉमी का लेते हुए इंटरेस्ट रेट्स करीबन 6.5% तक नीचे आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ मनी अगर कम होती है तो उतना ही ज्यादा निवेश होगा इंडस्ट्री से भी और खरीदारों से भी। ठीक है सर। परंतु 2 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि हटकर हैं, इस सेक्टर में ही नहीं है।
बाकी पूरे देश को और पूरे आर्थिक प्रणाली को इफेक्ट करती हैं। पहली चीज की एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था 8 नवंबर को, और उससे हम लोग सब यही मानते हैं कि जितना काला धन था वो बाहर जा चुका है। तो अगर इस वक्त आप एक एक्सपेंडिचर टैक्स या ट्रांजैक्शन टैक्स इंक्लूड कर लें तो शायद काले धन में और सफेद धन में अंतर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। और जितना राजस्व बढ़ेगा वो एक बहुत बड़ी मात्रा में होगा। दूसरी चीज जो हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं वो आज तक का एनालिसिस है कि वर्ष 2015-16 में सिर्फ केवल 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा, जिसमें से करीबन 1 करोड़ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है, उसमें टैक्स ही ना दिए। 2 करोड़ ने यह कहा कि 2.5 से 5 लाख तक है सालाना आमदनी, तो उसमें बहुत कम टैक्स लगता है। जी सर। 50 लाख ने भरा कि हमारी आमदनी 5 से 10 लाख रुपए है वर्ष में, और सिर्फ 24 लाख ने यह कहा कि हमारी आमदनी 10 लाख से ऊपर है। ठीक है। अब आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि अनुमान सरासर गलत है। इस देश में जिस व्यक्ति के पास निजी घर हो, जिस व्यक्ति के पास 1 या 2 गाड़ियां हो, छोटी से छोटी भी गाड़ी हो, अगर जो व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाता है या यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल सर, और जो व्यक्ति अपने बच्चे को कभी विदेश छुट्टी पे भेज सकता है, उसकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं हो सकती सर। बिल्कुल। तो मुझे तो यही आशा रहेगी कि अगर एक वर्ष कोई असेसमेंट ना हो, जितने लोग अपनी इनकम भरते हैं भरें और एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है। और पूरा डिपार्टमेंट इसमें एक्सरसाइज में लग जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 2 गाड़ियां हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, बिल्कुल जायज है, और समय की उसकी फीस पे करते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी समय की कमी है। पूरी बात आपके सामने और रखेंगे, किसी दिन और बैठेंगे आपके साथ। शुक्रिया। नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज किया जाए, मेरी बस यही आशा है। बिल्कुल सर, यही हम एक्सपेक्ट भी करते हैं। देखिए, आप और हम दोनों ही चाहते हैं कि सेगमेंट में बूस्टर डोज मिले, और ये बूस्टर डोज इस बार वित्त मंत्री की तरफ से जरूर होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ इसी कार्यक्रम को भी अभी खत्म करने का समय आ गया। संदीप, आपका भी शुक्रिया। अनिल जी, आपका भी शुक्रिया आज फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट के बारे में बताने के लिए।